हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आरबीएससी मनोविज्ञान की 11th क्लास की पुस्तक के चैप्टर नंबर 6 से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप ईमानदारी के साथ सारे क्वेश्चन तक अपनी पहुंच रखें और इस वीडियो के एंड में आपका जितना भी स्कोर बने वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। जो आपका चैप्टर 6 है इसका नाम है अधिगम। देखिए, इससे पहले हम जो आपका चैप्टर फर्स्ट है इकाई 1 मनोविज्ञान का परिचय, इसके क्वेश्चन देख चुके हैं। इकाई 2 के भी क्वेश्चन देख चुके हैं। इकाई 3 हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है तो हमने इसको नहीं देखा है। फिर इकाई 4 के भी हमने क्वेश्चंस देख लिए हैं। इकाई 5 भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली हमारे रीट एग्जाम में संवेदना, प्रत्यक्षीकरण और अवधान का मेंशन नहीं है तो हम इनको नहीं देखेंगे। जो इकाई 6 है अधिगम, ये आपके रीट एग्जाम में जो मनोविज्ञान की सेकेंड यूनिट है उसमें इसका मेंशन है अधिगम का। ये काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है तो आज हम इसी से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो काफ़ी अधिक स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे थे कि सर आप आरबीएससी मनोविज्ञान की इन पुस्तकों से कितने वीडियोस बनाओगे। तो अधिक वीडियो नहीं बनेंगे, आप चिंता न करें। देखिए, केवल 10 इकाइयाँ हैं और इनमें भी जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है वही हम देखेंगे। और देखिए, अभी ये चौथा वीडियो है इकाई 6 पर। इसके बाद में एक बनेगा इस पर चिंतन एवं भाषा पर, एक अभिप्रेरणा पर और एक संवेग पर, यानी 3 वीडियोस और बनेंगे। 11th क्लास की बुक हमारी कवर हो जाएगी, फिर हम 12th क्लास की बुक को देख लेंगे। तो आप ईमानदारी के साथ इन सारे क्वेश्चनों को कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अव्यक्त अधिगम के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? टॉलमैन, कोहलर, कोफका या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है टॉलमैन का है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, पावलोव के प्रयोग में भोजन है तो भोजन क्या है बताएं? अन अनुबंधित उद्दीपक, अन अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित उद्दीपक या फिर अनुबंधित अनुक्रिया? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, पावलोव के प्रयोग में भोजन है अन अनुबंधित उद्दीपक, यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, चिन्ह, प्रतीक, संख्या, संप्रत्यय, अक्षर, अक्षरों के समूह, वाक्य इत्यादि के अर्थ सीखने तथा उनके आशय को समझने से संबंधित अधिगम कौन सा है? अंतर्दृष्टि अधिगम, अव्यक्त अधिगम, वाचिक अधिगम या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये है वाचिक अधिगम। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट है। आगे देखते हैं, सबसे सरल प्रकार का सीखना जो साहचर्य पर आधारित होता है कहलाता है? अधिगम, अनुबंधन, संज्ञान या फिर परिपक्वता? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है, सबसे सरल प्रकार से सीखना जो साहचर्य पर आधारित होता है वो है अनुबंधन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, मनोविज्ञान में अनुबंधन के कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2। मनोविज्ञान में अनुबंधन के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक प्राचीन अनुबंधन और एक क्रियात्मक अनुबंधन। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, किस सिद्धांत के अनुसार जब एक तटस्थ उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ युग्मित कर प्रस्तुत किया जाता है तो कुछ प्रयासों के पश्चात प्राणी उस उद्दीपक के प्रति भी वैसी ही अनुक्रिया करने लगता है जो वह स्वाभाविक उद्दीपक के साथ करता है? तो ये कौन सा सिद्धांत है आप बताएं? प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या फिर सभी? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर ये जो दे रखा है ये एक उदाहरण है प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत का। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे देखते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है वातावरण, आयु तथा परिपक्वता, थकान, संवेगात्मक स्थिति या फिर सभी? तो यहाँ पर जो उसका करेक्ट आंसर है, अधिगम को प्रभावित करने वाले ये सभी कारक होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर कौन सा अनुबंधन अधिगम का एक ऐसा प्रकार है जिसमें अनुक्रिया को पुनर्बलन द्वारा मजबूत बनाया जाता है? तो आप बताइए,
प्राचीन अनुबंधन में, क्रिया प्रसूत अनुबंधन में, स्वाभाविक अनुबंधन में या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर ये पुनर्वलन वर्ड यूज हो रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, किस अधिगम में मॉडल के व्यवहार का परीक्षण कर ज्ञान अर्जित किया जाता है? वाचिक अधिगम में, सांकेतिक अधिगम में, प्रेक्षणात्मक अधिगम में या फिर अर्थपूर्ण अधिगम में? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रेक्षणात्मक अधिगम में। इसमें मॉडल के व्यवहार का परीक्षण कर ज्ञान को अर्जित किया जाता है। आगे देखते हैं, बंडूरा ने अध्ययनों द्वारा शिक्षण अधिगम के कितने तत्व बताए हैं? तो बताए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इन्होंने बताए 4 तत्व। कौन कौन से? अवधान, स्मृति, अनुकरण और अभिप्रेरणा। तो ये आप कंटिन्यूअसली ध्यान रखिएगा, ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, थॉर्नडाइक के किस नियम के अनुसार यदि एक अनुक्रिया के संतोषजनक परिणाम होते हैं तो उसकी पुनरावृत्ति होती है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा ये होगा प्रभाव का नियम। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा पुनर्बलन का प्रकार है? प्राथमिक पुनर्बलन, द्वितीयक पुनर्बलन, धनात्मक पुनर्बलन, ऋणात्मक पुनर्बलन या फिर सभी? तो ये सभी पुनर्बलन के प्रकार होते हैं, तो सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। व्यवहार या व्यवहार की क्षमता में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है जो अनुभव तथा अभ्यास के कारण होता है? चिंतन, अभिप्रेरणा, प्रतिमान या फिर अधिगम? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा ये होगा अधिगम कहलाता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते फिर, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने कबूतर पर अपना प्रयोग किया था? B.F. स्किनर, I.P. पावलोव, हल या फिर थॉर्नडाइक? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, B.F. स्किनर ने कबूतर पर अपना प्रयोग किया था। और इन्होंने चूहे पर भी अपना प्रयोग किया था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, ऐसी कोई भी घटना या उद्दीपक जो किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को बढ़ाता है क्या कहलाता है? अनुबंधन, पुनर्बलन, उद्दीपन या फिर अनुक्रिया? तो यहाँ पर जो ये परिभाषा दे रखी है ये परिभाषा है पुनर्बलन की। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के बारे में सत्य कथन है। अनुक्रिया ऐच्छिक होती है, प्राणी सक्रिय होता है, एक सही अनुक्रिया के पश्चात पुनर्बलन की प्रत्याशा होती है या फिर सभी? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सभी। ये सभी जो कथन दे रखे हैं ये सभी सत्य कथन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के बारे में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें प्राणी सक्रिय रहता है, जो अनुक्रिया होती है वो ऐच्छिक होती है और एक सही अनुक्रिया के पश्चात पुनर्बलन की प्रत्याशा होती है। आगे देखते हैं फिर, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने भूखी बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था? तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है थॉर्नडाइक ने किया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आप एक कविता बार बार दोहरा कर सीखते हैं, यहाँ पर सीखते हैं, अध्यापक के कहने पर आप उस कविता को सुना देते हैं, कविता का यह सुनाना क्या कहलाता है? अधिगम, निष्पादन, पुनर्बलन या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा निष्पादन। ये शब्द आपको हार्ड लग सकता है, लेकिन जो इसकी इंग्लिश है वो है परफॉर्मेंस। जब भी आपका रीड का एग्जाम हो, अगर आपको किसी वर्ड की हिंदी समझ में नहीं आए तो आप उसकी इंग्लिश जरूर देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। निष्पादन इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं यहाँ पर, सीखी गई अनुक्रिया का लोप होना क्या कहलाता है? विलोप, विभेदन, सामान्यकरण, स्वतः पुनर्प्राप्ति या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा सीखी गई अनुक्रिया का लोप होना कहलाता है विलोप। चरित्रहीन माता पिता की संतानें चरित्रहीन होती हैं, ऐसा किसके द्वारा कहा गया था? सिगमंड फ्रायड, डगलस, क्रो एंड क्रो या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, डगलस की ये परिभाषा है। देखिए यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके चैप्टर 4 से संबंधित हैं। कुछ क्वेश्चन
छूट गए थे चैप्टर 4 से, जो कि इम्पोर्टेंट है, तो हम देख लेते हैं। सिगमंड फ्रायड के अनुसार पानी में रखे गए हिमखंड का कौन सा भाग अचेतन मन को दर्शाता है? बाहरी भाग, मध्य वाला भाग, आंतरिक भाग या फिर कोई नहीं? तो अचेतन मन को दर्शाता है जो आंतरिक भाग है, जो हिमखंड का आंतरिक भाग जो कि जल के अंतर्गत है, ये किसको दर्शाता है? अचेतन मन को दर्शाता है। और जो बाहरी भाग है वो दर्शाता है चेतन मन को, और जो मध्य वाला भाग है वो अर्धचेतन मन को या फिर अवचेतन मन को, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, माता से दंड मिलने पर बालक क्रोधित होकर अपना क्रोध अपने खिलौने या अपने छोटे भाई बहनों पर निकालता है। तो यहाँ पर ये रक्षा युक्ति कौन सी है? प्रक्षेपण, प्रतिस्थापन, दमन या फिर कोई नहीं? तो लास्ट वीडियो में हमने प्रक्षेपण का भी उदाहरण देखा था और दमन का भी उदाहरण देखा था। ये जो उदाहरण है ये किसका है? ये प्रतिस्थापन का एक उदाहरण है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, सिगमंड फ्रायड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की मुख्य अवस्था का समय है, तो आप बताएं। तो यहाँ पर जो उसका करेक्ट आंसर है वो है जन्म से लगाकर 18 माह तक। इस पुस्तक में ये दे रखा है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। और जो सिगमंड फ्रायड है इन्होंने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की 5 अवस्थाएं बताई है। कौन कौन सी बताई है ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं अगर आपको आती है तो। आगे देखते हैं यहाँ पर, फ्रायड के अनुसार किस प्रकार का मन हमारे व्यवहार और अनुभवों को लगातार प्रभावित करता है जिसके प्रभाव के बारे में हम जानते भी नहीं है? चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर जो उसका करेक्ट आंसर है ये है अचेतन मन। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था उद्यमिता बनाम हीन भावना है? दूसरी, चौथी, छठी या फिर 8वीं? तो ये अवस्था है उद्यमिता बनाम हीन भावना, चौथी अवस्था। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, आपको जो आपकी पुस्तक है 11th-12th की वो तो एक बार पढ़नी ही होगी, क्योंकि जब तक आप उन पुस्तकों को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके कंसेप्ट तैयार नहीं होंगे। आप एक बार उन पुस्तकों को पढ़े, बाद में क्वेश्चन सॉल्व करें, निश्चित ही आपको काफ़ी अधिक बेनिफिट मिलेगा। तो आपका जितना भी स्कोर रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।